हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 5th के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रेंज, क्वार्टाइल रेंज, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ चुके हैं। जिसके साथ साथ हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन के माध्यम से हम लोग कॉफिशिएंट निकालने के लिए सीख गए थे और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस भी निकालने के लिए सीख गए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएंस, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन से हम वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो जब विशाल संख्यात्मक विश्लेषण करना हो तो इसका प्रयोग वहाँ बहुत ही अधिक किया जाता है, यानी कि विशाल संख्यात्मक विश्लेषण में इसकी विशेषता महत्वपूर्ण है, जिसका प्रतिपादन 1913 ईस्वी में फिशर के द्वारा किया गया था। यह वेरिएशन जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का ही वर्ग है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर कर दीजिए जो हमें, तो क्या होगा, वेरिएंस हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको एक सूत्र के माध्यम से वेरिएंस के लिए। तो वेरिएंस इक्वल टू क्या है, देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि वर्ग है किसका, स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो यहाँ देख लीजिए वेरिएंस इक्वल टू क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन का वर्ग। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ये रूट अगर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को वेरिएंस की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वेरिएंस में रूट आ जाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, जब अगर कहीं हमें दिया हो, वेरिएंस दिया हो और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना हो तो क्या करेंगे, वेरिएंस का रूट निकाल देंगे, यानी कि उसका वर्गमूल निकाल देंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन प्राप्त हो जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हो और हमें वेरिएंस निकालना हो तो क्या करेंगे हम, ये रूट स्क्वायर कर देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि यहाँ हम स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर कर दिए हैं। अगर कहीं कोई समंक श्रेणी ऐसा दे दिया जाए और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्न श्रेणियों से वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो उस श्रेणी का सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हमें क्या आवश्यकता होगी, मीन निकालने की आवश्यकता होगी। तो मीन भी निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, साथ ही क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन बटे मीन इंटू 100 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस निकल के आ जाएगा। और अगर कहीं वेरिएंस निकालने का है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिंपल स्क्वायर कर देंगे। या अगर कहीं कह दे कि कोफिशिएंट निकालिए तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल करके हम मीन से डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, सिर्फ कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें को हमने पिछले क्लास में ही देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं, हम वेरिएंस निकालने का हम फार्मूला यहाँ देख लिए। अब देखते हैं अगर इंडिविजुअल सीरीज में हो तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देख लिए स्टैंडर्ड डिविएशन का इक्वल टू क्या था, रूट था। अगर क्या था, इस स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम इस फार्मूला की निकालने के लिए इस फार्मूला को इंडिविजुअल सीरीज में हम करते थे। तो क्या करेंगे, अब इसी का स्क्वायर हम कर देंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। क्या होगा, देख लीजिए हम यहाँ स्क्वायर कर दिए हैं, इससे क्या हुआ, स्क्वायर कर दिए तो रूट हट के इतना हमें प्राप्त हो गया। तो आइए देखते हैं, अगर कहीं इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में है निकालना हो तो क्या करेंगे, वेरिएंस इक्वल टू क्या हम यूज करते थे फार्मूला, वहाँ पे ये फार्मूला का प्रयोग करते थे, किसमें, स्टैंडर्ड डिविएशन में। तो ये फार्मूला का रूट के अंदर हम इसको यूज करते थे और यहाँ वेरिएंस निकालने के लिए इसी का स्क्वायर हम कर दिए। देख लीजिए स्क्वायर जब हम कर दिए तो क्या प्राप्त होकर के आया, देखिए रूट जहाँ तक रूट है वहाँ तक के लिए ये आ गया। देख लीजिए, यानी कि इसका जो रूट था, स्क्वायर से रूट हट गया। स्क्वायर के साथ साथ जब स्क्वायर इसके सेपरेट कर दिए स्क्वायर को, तो क्या हुआ, सी का स्क्वायर में हमारा बच के रह गया, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन का इसको यहाँ रूट पर चढ़ा दिए
और सी का अलग से रूट चढ़ा दिए, तो रूट से हमारा क्या हुआ, स्क्वायर से रूट हमारा हट गया, और जो सी था वो सी जो है सी पर स्क्वायर रह गया। तो मिला जुला करके आप देख लीजिए, तो ये यहाँ पे वेरिएशंस का ये फार्मूला हम प्रयोग कर लेते हैं। वेरिएंस का इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, जहाँ सी इक्वल टू कॉमन फैक्टर हम लोग निकालने के लिए पिछले क्लास में ही सीख गए थे। अब देखिए, अभी हम जो एग्जाम्पल आपको कह रहे थे वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ देखिए, निम्न समूहों का विचलन मापांक ज्ञात करिए, वेरिएंस ज्ञात करने बोल रहा है। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए मीन निकालना पड़ेगा, और इसके साथ साथ क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड डिविएशन जब हमारा निकल जाएगा तो इसको स्क्वायर कर देंगे, या तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला के साथ हम इस फार्मूला वेरिएंस का इस फार्मूला पर पुट कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। आइए यहाँ निकाल के हमने देख लिया है, देख लीजिए। स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है, देख लीजिए, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है। तो इस फार्मूला में हम उसे पुट कर दिए हैं, और यह निकल के हमारा वेरिएंस निकल के आ गया। क्वेश्चन बेसिकली ऐसा पूछा जाता है कि आप निम्न श्रेणियों के सहायता से वेरिएंस निकालिए। तो सिर्फ आपको क्या पूछा है, वेरिएंस निकालिए, लेकिन वेरिएंस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन पहले निकालेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर देंगे, निकल के हमें प्राप्त हो जाएगा वेरिएंस। या कहीं कह दे कि निम्न समंकों के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट और वेरिएंस सभी चीज़ निकालना हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। देखिए, परिमाप विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन का कुछ गुण और दोष भी है। इसका सबसे बड़ा गुण क्या है, ये बीजगणितीय विवरण का योग है, यानी कि बीजगणितीय विवरण प्रस्तुत करने में यह सफल होता है, जिसमें मिश्रित परिमाप विचलन ज्ञात किया जाता है। जिससे क्या होता है, मिश्रित, जो हमने पिछले क्लास में पढ़े हैं कि मिश्रित स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं। दूसरा क्या है, यह समतित्य विवरण में यह केंद्रीय भूमिका निकालता है, निभाता है। और अगर इसमें क्या कहता है, तीसरा इसमें क्या है, प्लस माइनस के चिन्ह जो है का महत्व दिया जाता है इसमें, जिसमें क्या होता है, जैसे माइनस वेरिएबल चिन्ह वर्ग बनाने के कारण समाप्त हो जाता है। इसकी यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें हम प्लस माइनस का साइन को नहीं लेते, यानी कि स्क्वायर में जब हम स्क्वायर उस डिविएशन का स्क्वायर करते हैं तो ये हट जाता है ऑलरेडी। इसकी लिमिटेशन भी है, इसका लिमिटेशन यानी कि सीमाएं क्या है, दोष इसका जो है वो परिमाप विचलन सूक्ष्मता के बारे में अनुमान नहीं दे पाता है, यानी कि अगर सूक्ष्म इकाई दिया हो तो उससे हम इसका अनुमान ये नहीं लगा पाता है। और दूसरी इसकी डिमेरिट ये है कि यह समझना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है, यानी कि इसको समझने के लिए हमको मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह वगैरह को समझना, यानी कि डिविएशन निकालना सीखना होगा, अज्यूम्ड मीन निकालने के लिए सीखना होगा, तरह तरह की चीज़ों को सीखना होगा, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। ये थोड़ा कठिन है। इस पर चरम सीमा की मदों का बहुत प्रभाव पड़ता है। चरम सीमा का जो होता है वह प्रभाव पड़ता है, तो चरम सीमा का जो मद होता है उसका प्रभाव करता है। अगला क्या है, अपकिरण के दूसरे मापों की तुलना में इसका माप मुश्किल है। अपकिरण की दूसरी माप की अपेक्षा यह थोड़ा कठिन है। अब आइए जानते हैं कि हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को एक लॉरेंज वक्र के माध्यम से देखेंगे, जिसका प्रतिपादन मैक्स और लॉरेंज ने सर्वप्रथम किया था। यह इसका अर्थ सांख्यिकी शास्त्री था, जो ये क्या थे, मैक्स और लॉरेंज सांख्यिकी शास्त्री था। यह अपकिरण का अध्ययन करने के लिए एक रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है। लॉरेंज वक्र का अध्ययन उस समय किया जाता है जब हमें दो श्रेणियों को अपकिरण की माप की रेखा चित्र द्वारा तुलना करनी होता है। आइए हम देखते हैं इसको कंपेयर कैसे जब कंपेयर करना होता है। यहाँ डिटेल्स आप देख लीजिए। इसका अध्ययन धन की केंद्रीयता अथवा यानी कि जो संपत्ति होता है उसकी केंद्रीयता
जो होता है यानी कि आय व धन की असमानता का पता लगाया जाता है, मतलब कितना वितरण हो जाता है, जो हमने इंडियन इकोनॉमिक्स में भी लॉरेंज वक्र के बारे में पढ़े हैं। इसी तरह इसका प्रयोग भूमि, मजदूरी आदि के वितरण की तुलना करने के लिए किया जाता है। लॉरेंज वक्र एक संचित प्रतिशत आवृत्ति वक्र के रूप में होती है। यह ये तथा एक्स तथा वाई चरों के मूल्य कुल जोड़ के प्रतिशत को चिन्हित करता है, न कि दिए हुए निरपेक्ष मूल्यों को एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर चित्रित करता है। लॉरेंज वक्र में व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या एक्स अक्ष तथा प्रतिशत आय की संख्या वाई अक्ष पर चित्रित करते हैं। मतलब जो व्यक्ति का जो होगा संख्या, वो प्रतिशत संख्या होगा एक्स एक्सिस पर, यानी कि ये वर्टिकल होगा, और ये दूसरा वाई जो होगा यहाँ वाई एक्सिस पर रखा जाता है। इसमें समान वितरण रेखा जो है बीच में खींचा जाता है। प्रारंभ मूल्य से 100% सिरे पर से मिलाकर बनाई जाती है, जिसका अर्थ है कि आय का वितरण उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में लोगों को प्रतिशत बढ़ती है। यदि जैसा कि हम जानते हैं कि 10% लोग कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत उपभोग करता है। तो इस प्रकार से लॉरेंज वक्र एक चार्ट वर्ग की आवृत्ति का होता है, यानी कि एक चार्ट पेपर पर हम बना सकते हैं, अथवा 45 डिग्री के कोण का एक जो होता है वो ये क्या कहते हैं, समान रेखा को जब बतलाता है वो 45 डिग्री के कोण को बनाता है। इस प्रकार से हम बनाते हैं तो ये 45 डिग्री दोनों तरफ को बताता है, 90 डिग्री को दो भागों में बांटता है। ठीक यहाँ भी इसी टाइप का इसे बनाता है, जो हम आगे रेखा चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। बनाती है, जितनी लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा से दूरी होती है उतनी ही उसमें अपकिरण तथा अंतर अधिक पाया जाता है। मतलब लॉरेंज वक्र जो समानता रेखा उससे दूरी जितना होगा उतना क्या कहते हैं, उतना ही दूरी समान वितरण को उतना ही दूरी अपकिरण के अंतर को बतलाएगा ये। तो लॉरेंज वक्र बनाने का मुख्य एजेंडा क्या है, देख लीजिए। पहला है मदों तथा आवृत्तियों को संचित रूप से प्रकट करना होता है। इसके अंतर्गत मूल्यों को स्वमान देकर बाकी सबको इसमें समायोजित किया जाता है। दूसरा क्या है, एक्स एक्सिस पर 100 तक पैमान स्केल बनाया जाता है। इसमें जो हम रेखा चित्र के द्वारा बना करके देखेंगे आवृत्तियों द्वारा। वाई एक्सिस पर 100 को भी 100 लिया जाता है, यानी कि वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, आई को लेते हैं, और एक्स एक्सिस पर एक्स संख्या को लेते हैं। दूसरा क्या है, मूल बिंदु को 100 से मिलाकर जो कर्ण रेखा है, डायगोनल जो रेखा जाता है, जो ऐसी रेखा जो हम समांतर रेखा बनाते हैं, यह समान वितरण रेखा होती है। इस रेखा से एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस के अंतर को बतलाता है, तो स्तर को बराबर करता है। अगला क्या है, दिए हुए प्रतिशत संचित आवृत्ति के विभिन्न मूल्यों y को दिए हुए प्रतिशत संचित मूल्यों के प्रति अंकित करना होता है। मुक्त रेखा चित्र मुक्त रेखा हस्त रेखा जो से मिलाया जाता है, यह लॉरेंज वक्र होगा। आइए देखते हैं यहाँ एक संख्यात्मक विवरण, और इसी के विवरण के अनुसार से हम ग्राफ को बनाने का प्रयास करेंगे। इसको क्या करेंगे, एक सारणी के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दो सारणी, यहाँ दिया हुआ व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है, ये व्यक्तियों की संख्या, दूसरा है व्यक्तियों का आय, यानी कि एक्स और वाई दिया हुआ है हमारे पास। अब यहाँ देखिए, देख लेते हैं, यहाँ पे एक्स को हम यहाँ एक साथ रखते हैं, व्यक्तियों की संख्या को एक साथ रखते हैं, और इस जो व्यक्ति का जो संख्या है उसकी आवृत्ति को हम जोड़ लेते हैं। इसकी जो आवृत्ति कितना यानी कि व्यक्तियों का संख्या पहला 26 यानी कि फ्रीक्वेंसी 26 है, दूसरा का 46 है, 20 का, और 10 का जो है 16 है, कितना है, 10 का 56 है, 56 है, और 8 का 64 है, यानी कि 2 का 66, यानी कि आवृत्ति जो है ये एक्स को ही हम कैलकुलेट कर दिए।
26 को 26 यहाँ लिख दिए, 26 प्लस 20 46, 46 प्लस 10 56, 56 प्लस 8 64 और 64 प्लस 2 66 हो जाता है। यानी कि ये जो x का आवृत्ति हमारा निकल के आ गया वो क्या आया, टोटल 66 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे संचित आवृत्ति का प्रतिशत निकाल देना है। ये जो हम आवृत्ति निकालें इसका हम प्रतिशत निकाल देंगे। तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है कि जो रियल आवृत्ति कितना था, कितना है, रियल आवृत्ति यहाँ पे कितना है देख लीजिए 26। रियल आवृत्ति कितना है देख लीजिए 26/26, टोटल आवृत्ति से डिवाइड कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे 100 से। यहाँ सॉरी यहाँ देखिए 22/66 है, जो कि 26/66 इंटू 100 होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे करके हम प्रतिशत निकालते हैं। रियल को हम क्या करते हैं, रियल आवृत्ति है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल आवृत्ति से और 100 से मल्टीपल करते हैं। यहाँ दूसरा देख लीजिए 46/66 हो जाएगा। टोटल जो आवृत्ति संचित आवृत्ति कितना है 46 आ गया है, उसमें हम टोटल से भाग दिए हैं और 100 से मल्टीपल दिए हैं। अगला है क्या 56/66 इंटू 100, 64/66 इंटू 100 और 66/66 इंटू 100। इस प्रकार से जो है आवृत्ति जो आया हमारा उसका जो संचित आवृत्ति था उसका हम प्रतिशत यहाँ निकाल लिए, जो हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस पर इसको हम डिनोट करेंगे रेखा चित्र में। आगे हम देख लेंगे रेखा चित्र में हम इसको रखेंगे एक्स को। वहीं वाई का भी ठीक हम उसी प्रकार से निकालना है। वाई यहाँ हमारा दिया हुआ था, यानी कि आई को दिया हुआ है, वाई एक्सेस पर हम लोग रखते थे। तो देखिए वाई यहाँ दिया हुआ 39, 50, 38, 40, 13, तो इसका हम आवृत्ति को ऐड कर लिए। 39 प्लस 50 हो गया 89, 89 प्लस 38 127, 127 प्लस 40 167, 167 प्लस 13 इक्वल टू 180, इतना ये प्राप्त हो गया। अब इसका हम यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है, यानी कि रियल बटे टोटल आवृत्ति संचित आवृत्ति इंटू 100 कर दिए, तो मिला जुला करके हमें ये प्राप्त हो गया। इसका प्रतिशत हमें वाई का प्रतिशत यहाँ प्राप्त हो गया और एक्स का प्रतिशत हमें यहाँ प्राप्त हो गया। अब इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से बना करके देखते हैं। आइए देखें हम ग्राफ के माध्यम से, देख लीजिए हम क्या बोले थे कि एक्स एक्सिस पर जो है क्या करना है, हमें व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या का प्रतिशत लेना है और दूसरी वाई एक्सिस पर क्या लेना है, हमें आई को लेना। अब क्या करना है, जो 90 डिग्री कोण के साथ इसको खींचना है, ऐसे करके ऐसे 90 डिग्री से और दोनों को फिर यहाँ मिला देना है 90 डिग्री के साथ, ऐसे करके मिला देंगे। अब एक समान रेखा को बताए थे, समान वितरण रेखा के, जो दोनों को समान वितरण रेखा को बतलाता है। जो क्या करते थे, प्रारंभ जहाँ से हम प्रारंभ किए उसको हम मिला देते थे 100 डिग्री पर जा करके मिला दिए। अब क्या है, अब हमें देखना है कि लॉरेंज वक्र जो है वो जितना दूरी हो गए उतना असमानता को बतलाता है। यानी कि लॉरेंज वक्र हमने यहाँ पे ये देख बनाया है, आइए हम बना करके देख लेते हैं। ये लॉरेंज वक्र है, देख लीजिए यहाँ व्यक्तियों की संख्या 39 है, तब क्या है 22 है। देख लीजिए यहाँ रेखा चित्र में, यहाँ व्यक्तियों की संख्या को देख लीजिए 39 लिए हुए, यहाँ 39 और यहाँ 22 लिए हुए। वहीं अगला क्या था हमारा, अगला हमारा क्या था 70 का 49। देख लीजिए व्यक्तियों की संख्या 70 लिए हैं, देख लीजिए 70 लिए, और यहाँ पे देख लीजिए 70 के साथ साथ क्या है आई कितना था 49, आई क्या था देख लीजिए 49, यानी कि 50 के करीब में है। देख लीजिए 70 पर। वहीं देख लीजिए 85 जब क्या था व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत जो था 85 है, यानी कि 80 और 90 के बीच में। और यहाँ पे देख लीजिए क्या है 71, यानी कि 70 से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है। वहाँ पे रेखा दोनों टच कर रहे हैं, तो यहाँ मिला दिए, जो कि आप पाई चार्ट वाले रेखा वो ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बढ़िया पता चलेगा। अगला क्या था देख लीजिए यहाँ पे 97 यानी कि 100 से थोड़ा सा नीचे। और यहाँ पे क्या था 93, देख लीजिए 90 से थोड़ा सा ऊपर, 90 से थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए यहाँ पे, इसके बीच से यहाँ मिल गया रेखा। अब अगला क्या है, यहाँ 100% और यहाँ भी 100%, मतलब आय 100% और यहाँ व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत भी 100% हो गया, जो कि यहाँ रेखा मिला गया,
जो 100% इस रेखा को मिला देता है। अब क्या करेंगे, जहाँ जिस जिस पॉइंट पर हमको मिला था उस पॉइंट को एक ग्राफ से यहाँ 0 से लेकर के ऐसे करके हम मिला करके एक रेखा खींच करके सबको मिला देंगे। यानी कि इससे हमको ये पता चल गया, ये लॉरेंज वक्र निकल के आ गया। यानी कि इससे पता चला कि आय, हमारा जो आय का प्रतिशत है, हाँ सॉरी, व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत जो है और वो आय का प्रतिशत जो है उसमें कितना डिफरेंस है। यानी कि समान रेखा ये है यहाँ, यानी कि जितना ये लॉरेंज वक्र धीरे धीरे ऊपर इसके करीब आते जाएगा, यानी कि समान वितरण रेखा के, ये जो समान वितरण रेखा उसके करीब जितना आते जाएगा उतना ही असमानता कम होती जाएगी, और जितना ही दूर बढ़ते जाएगा उतनी असमानता बढ़ती जाएगी। इस चीज़ को ये रेखा बतलाता है। तो लॉरेंज वक्र इस प्रकार से हम निकाल करके इसकी वितरण की स्थिति को देख सकते हैं कि कितनी अंतर को बतलाता है। तो ये रहा हमारा लॉरेंज वक्र। इस चित्र में एक और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम सापेक्ष संचित आवृत्ति का अध्ययन भी कर सकते हैं। जैसा कि 60% व्यक्तियों के पास इस चित्र के अनुसार कुल आय 38% है। यहाँ देख लीजिए 60%, 60% कहाँ मिल रहा है, 38, 40 से थोड़ा सा नीचे मिल रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे अगर हमको देखना है कि 80% लोगों के पास कितना है, तो 80% देख लीजिए। यहाँ ये 80 से यहाँ मिलाइए, सीधा रेखा खींचिए, और अब ये यहाँ से यहाँ सीधा रेखा खींचिए, तो इतना बतलाता है। मान लीजिए आपको हम देख लेना है कि 50, मान लीजिए 50, मतलब 50% व्यक्तियों के पास आय का कितना उपलब्ध आय है। तो 50% के साथ कितना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जहाँ रेखा मिलेगा वहाँ, यानी कि 30 से थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है, मतलब जहाँ मिलेगा वहीं पे इसका वितरण को बतलाता है कि इतना लोगों के, मतलब 50% लोगों के पास आय का वितरण यहाँ पे यानी कि इतना है। यानी कि यहाँ देख लीजिए 39% लोगों के पास क्या है, 22% आय वितरण है। वहीं 70% के पास कितना था, जो कि हम इसमें देख चुके हैं, 49% था। 85% के पास 85% लोगों के पास 71% आय का भंडार है। वहीं 97% लोगों के पास 93% है। वहीं 100% के पास 100% है, मतलब 100 के 100 साथ है। तो इस प्रकार से हम अपकिरण का माप की सारी विधियों को जान लिए। अब आप लोग को हम इसका PDF फाइल उपलब्ध करा देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ साथ में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को भी हम इसके साथ अपलोड कर देंगे। आप उस क्वेश्चन को डाउनलोड करके और आप सेल्फ प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।